जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया। Our history has taught us one great truth. Great freedom comes with great responsibilities and greater challenges. In 1947, Mother India gained her long-awaited independence, but was about to torn apart into hundreds of pieces. 565 princely states were undecided about joining the Indian Union and progressing to form a third dominion. Their separation could have destroyed our nation even before we got an opportunity to build it. India was crumbling. She was in desperate need of a uniting force. During these critical times, Sardar, the legendary leader, became the symbol of unity. We are at a momentous stage in the history of India. By common endeavor, we can raise the country to a new greatness, while lack of unity will expose us to fresh calamities. No one can segregate us into segments. I invite my friends, the rulers of states and their people, to the councils of Constituent Assembly in a joint endeavor, inspired by common allegiance to our motherland for the common good of us. आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं Yes. और उसका हमने नाम दिया है इंडिया इज़ बिकॉज ऑफ देम। हमारे लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हम इंडिया की 1947 से आज तक की 75 इयर्स की जो जर्नी रही है Yeah. उसके बारे में हम हमारे वीडियोस में बताएंगे। वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, इंडिया इज बिकॉज ऑफ देम। टेल्स फ्रॉम टू फ्रेंड्स की ओर से हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम सबको मालूम है कि भारत देश 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुआ था। जब एक इंडिया बन गया था तब उसको चलाने का जिम्मा, उसको बनाने का और चलाने का जिम्मा हमारे कुछ महानुभावों ने लिया था। इंडिया यूनियन कैसे बना और उसको चलाना, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इसके बारे में आज हम दोनों डिस्कस करेंगे। यस। जब इंडिया आज़ाद हो गया था और उसको इंटीग्रेट करना था, उसको साथ में जोड़ना था, तो 565 प्रिंसली स्टेट थे और इतना बड़ा काम एक आदमी को दिया था जिसको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और वर्षा मैडम उसके बारे में हमें बताएंगे। यस, आयरन मैन ऑफ इंडिया, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट। और ये जिम्मेदारी उन्होंने ली थी और दी भी गई थी कि, और महात्मा गांधी जी ने खुद बोला था कि सरदार ये काम तुम अकेले कर सकते हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल जितने इम्पोर्टेंट है इस इंटीग्रेशन में, उतने ही इम्पोर्टेंट वीपी मेनन है उनके साथ रहने वाले। ये दोनों ने मिलके जो कमाल करके दिखाया, आज जो इंडिया है वो उनकी वजह से है। तो ये तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मधु मैडम जो बात करेगी वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शिल्पकार हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो, उसके लिए, वो बनाने के लिए उनने एक सभा बिठाई, संविधान सभा बिठाई, जिसके चेयरमैन बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर बने थे। Yes. और उसमें बहुत कमेटी मेंबर्स और भी दूसरे कमेटी मेंबर्स थे। तो उनका बाबा साहेब अम्बेडकर का काम था कि सबके व्यूज़ मिला के एक भी व्यू को रद्द करे बगैर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, क्योंकि सबका व्यू बहुत इम्पोर्टेंट था उसमें। और ये काम करने के लिए उनको चुना गया था, वापस गांधी जी ने उनको चुना था ये काम करने के लिए, क्योंकि उस वक्त और शायद आज तक उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शायद कोई नहीं है, क्योंकि उनके पास 4 PhD की डिग्री थी, 2 इकोनॉमिक्स में, एक कोलंबिया US से और दूसरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स UK से। और उनने इंडिया में आके उनने लॉ भी पढ़ा, LLD किया
और उनको चौथी डिग्री उस्मानी यूनिवर्सिटी से मिली। उनके उनके लाइफ में काफ़ी सारी मुसीबतें थी। ये शायद हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को लें या बाबा साहेब अम्बेडकर को लें, इन लोग की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी। आई थिंक उनने अपने बचपन का तो बताया ही है कि वो दलित थे और कैसे वो स्कूल में गए थे, उनकी कितनी डिफिकल्टी। उनकी ये तकलीफें ख़त्म नहीं थी जब वो सिविल सर्वेंट बन गए थे, जो आजकल के IAS ऑफिसर के बारे में बोलेंगे। वो वडोदरा राज्य में काम करते थे और उनको दलित थे करके उनको कोई घर नहीं दे रहा था रहने के लिए। और हाँ, और उनको वो तो बहुत बड़े सूटेड बूटे इंसान थे, तो जब एक घर में गए तो उनसे पूछा ही नहीं, किसी को लगा ही नहीं ये दलित है करके उनके चेहरे से। तो वो और उनके फ्रेंड एक घर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद बहुत बाहर हल्ला हुआ तो उनने बाहर देखा कि मालूम पड़ गया कि वो दलित हैं और वो ये घर में रह रहे हैं। तो सब उन पे लाठीचार्ज करने को तैयार थे। कैसे न कैसे करके कुछ फ्रेंड्स उनको वहाँ से निकाल के ले गए। और दूसरा एक किस्सा है, वो कुछ काम के लिए उनको जाना था, तो एक नाला या नदी की टाइप पार करनी थी। तो उन्हें बहुत सारे टांगे वालों से बोला मुझे लेके जाओ। सबने मना कर दिया, पर एक तैयार हुआ। वो जब लेके गया तो बीच नदी में जाके उसका व्हील जो है निकल गया। बाद में ये मालूम पड़ा कि एक्चुअली इन लोग की साजिश थी और वो लोग ये दलित हैं करके उनको मारना चाहते थे। तो ऐसे सब प्रॉब्लम से वो बड़े और वो एक इंडियन ज्यूरिस्ट बने, इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे। और आपको तो बताया था कि वो उनने सोचे इंडिया को चलाने के लिए जो लॉ बनेगा वो उनके हाथों बनेगा। उनके मतलब, क्योंकि फाइनल ड्राफ्ट तो वही करने वाले थे। तो 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक उन्होंने ये काम किया। तो हम पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन में जाऊं उससे पहले आई थिंक ये सबको जानना जरूरी है कि इंडिया एक इंडिया कैसे बना, वन इंडिया। दैट व्हाट सरदार पटेल का रोल और एक इंडिया जो यूनिटी जो है, या हम आज जो भारत देखते हैं रहते हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। मधु मैडम, एक बात आप सोचो कि 4 मेंबर घर में हैं, चारों के डिफरेंसेस होते हैं। 565 प्रिंसली स्टेट को साथ लाना हम लोग तो इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा चैलेंज था उस टाइम। 565 लोग को साथ लाना मुश्किल है एक तरह। और एक तो पार्टीशन हो गया था, वो एक दुख दर्द वाली बात थी। इधर वो पार्टीशन भी सीधा नहीं था, इधर वेस्ट पाकिस्तान उधर ईस्ट पाकिस्तान, बीच में इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स और उनको साथ लाना, दैट व्हाट द थिंग। लेकिन सरदार पटेल ने बोला था वी शैल नॉट पेरिश एज अ नेशन बट वी विल लिव एज अ नेशन। और ये उनका जो जज्बा था, उस जज्बे को पूरा साथ दिया VP मेनन साहब ने। इन दोनों ने मिलके ये काम किया। तो जैसे 565 से तो ये जो था ट्रांसफर ऑफ पावर, और इसमें ये सारी बातें हो रही थी। और एक ऐसा जिसको माउंट बैटन प्लान बोलते हैं, उसमें 3 मुख्य जो थे, जो प्रिंसली स्टेट्स है वो जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ वो जा सकते हैं, इंडिया में रहना चाहते हैं इंडिया में रह सकते हैं, और जिनको इंडिपेंडेंट रहना है वो भी रह सकते हैं। मतलब आप सोचो कि हाँ, वो भी ऑप्शन था। तो आप सोचो मतलब आज़ादी मिल रही थी, लेकिन कैसे, किसको, कि सब टुकड़ों में बैठे हुए थे, सबको एक साथ लाना था। तो सरदार पटेल ने जो एफर्ट्स लिए हैं उसमें उन्होंने सबको जो बोला कि हम एक बड़ी सोच जो थी क्षेत्रवाद से निकल के राष्ट्रवाद पे लाना, ये सरदार पटेल ने किया। ठीक है, वो हमारे राजनीतिक एकीकरण के सूत्रधार पितामह बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा एकीकरण उनकी वजह से हुआ था। भारतीय संघ में जो छोटे बड़े कई जो राज्य थे उनको एक साथ लाना। फिर एक और था, उन्होंने लोगों से क्या कहा, लोगों से ये कहा कि हमें मजबूत बनना है और बड़ा सोचना है। ओके, वो उन्होंने और बहुत सारे फिर प्रिंसली स्टेट्स वालों ने साथ जुड़ना शुरू किया था। जो नहीं जाने वाले थे उसमें से 5 जो प्रमुख प्रिंसली स्टेट्स के नाम आते हैं ना, वो है जूनागढ़, फिर भोपाल, फिर हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर और मणिपुर साइड में। ऐसे 4-5 जो बड़े जो थे वो ये आने को तैयार नहीं थे। अब तो पहला तो था कि जूनागढ़। अब देखो हमारी जो पॉपुलेशन भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग इस तरह से था। अब जूनागढ़ शामिल हुआ हमारे भी बाद में हुआ, लेकिन जूनागढ़ का जो नवाब था ना, उसको पाकिस्तान जाना था, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं था, सरदार पटेल को भी मंजूर नहीं था। तो उन्होंने समझाया, VP मेनन साहब गए थे समझाने के लिए, लेकिन वो माना नहीं। और ये सारा करने के लिए मैं सरदार पटेल जो है हमारे लीडर जो है, या हम आयरन मैन बोलते हैं, यूनिफायर बोलते हैं, उनके क्या था,
ऑर्गेनाइजेशन स्किल एक, देन सैगेसिटी, देन इंटीग्रिटी, देन टैक्टफुल डिप्लोमेसी, और एक ग्रेट विजनरी। एक विजन था उनके सामने कि आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम्स होने वाले होंगे या नहीं होंगे, वो देख लेते थे या देख पाते थे, और इसलिए उन्होंने जो भी काम किया ना वो आज बहुत महत्वपूर्ण हम मानते हैं। तो ये है जूनागढ़ का जो नवाब है, उसने ना बोल दिया कि मैं तो पाकिस्तान के साथ जाऊंगा, लेकिन वहाँ की जो जनता थी वो हमारे साथ आना चाहती थी। तो फिर ऐसा हुआ कि वहीं के जनता ने वो जो था नवाब उसके साथ खिलाफ आवाज़ उठाई, विद्रोह हो गया, तो वो भाग गया पाकिस्तान। ओके। और फिर हमने जूनागढ़ हमारे साथ आया, मतलब नो डाउट वहाँ पे भी हमने सैनिक भेजा था, बट द थिंग इज दैट कि लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते थे, तो जूनागढ़ हमारे में है। अब दूसरा जो था दूसरा जो मेन जो है कि हम बोलते हैं ना हैदराबाद निज़ाम का, आप सोचो कि सेंटर में है, बहुत बड़ा प्रदेश निज़ाम का था, और निज़ाम ने क्या किया, उसको इंडिपेंडेंट रहना था, ना वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, ना वो इंडिया आना चाहते। तो सरदार पटेल वो देख रहे थे कि ये बीचों बीच हमारे इंडिया के, तो वो कहते थे कि अगर ये है बीचों बीच तो इट जस्ट लाइक अ कैंसर इन द स्टमक ऑफ इंडिया, ये कैंसर की तरह होगा हमारे इंडिया के स्टमक में, इसको तो हमारे मतलब भारत से जोड़ना ही पड़ेगा। पर वो नवाब मानने को तैयार नहीं था। तो 1 साल तक मधु मैडम आप सोच सकते हो, जब लगभग सारे प्रिंसली स्टेट्स हमारे साथ जुड़ गए थे, लेकिन ये जो था निज़ाम वो नहीं जुड़ा था, और आखिर में 1 साल तक वो ऐसा ही इंडिपेंडेंट रहा है। और ये कब तक हुआ है पता है, ये था 15 अगस्त 1947 टू 16 सितंबर 1948 तक। 1 साल से ज़्यादा। हाँ, 1 साल से ज़्यादा। और तब तक उसने अपना उसके पास खुद का आर्मी था, रजाकार जो थे वो बहुत वहाँ पे अत्याचार करने लग गए, उद्रेक हो गया, फिर कम्युनल वो भी हो गया, डिस्प्यूट हो रहे थे, हिंसा बढ़ गई थी। फिर चोरी छिपी इसने पाकिस्तान में भी कांटेक्ट किया निज़ाम ने, और बोला कि मुझे ये हेल्प चाहिए, ही वॉन्टेड टू ज्वाइन विथ पाकिस्तान। ये सारी बातें सरदार पटेल को मालूम पड़ रही थी। सरदार वीपी मेनन साहब भी गए थे समझाने के लिए, वो नहीं माना, और आखिरकार ऑपरेशन पोलो हमने किया और हैदराबाद हमारे अंदर शामिल हुआ। तो ये उनका क्लियर विजन था कि इधर अगर उसको छोड़ देते तो ये हमें कैंसर की तरह परेशान हमेशा करे। हैदराबाद आ गया, जूनागढ़ आ गया, भोपाल भी बाद में शामिल हो गया था। इस तरह से इसके बाद जो मेन आता है वो है जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर में था कि जो राजा थे वहाँ के हरी सिंह, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते, ना उनको पाकिस्तान जाना था ना इंडिया में आना था। पर जैसे ही आज़ादी मिली उसके बाद जो काफ़ी सारी संख्या में पाकिस्तानी इंट्रूडर्स, कबीलाई जो लोग थे वो आए अंदर, और उन्होंने आक्रमण किया जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, और श्रीनगर तक वो पहुंच गए थे। तब राजा हरी सिंह ने इंडिया से मदद मांगी, और फिर हमने ऐसा एक उनको क्या बोलते हैं प्रपोजल दिया कि आप पहले हमारे उस पर साइन करो, भारत में विलय हो जाए तो हम सेना भेजेंगे। तो हरी सिंह ने साइन किया, और जम्मू एंड कश्मीर हमारे साथ विलय में आ गया, और हमने सेना भेजी उस टाइम पे। लेकिन ये जो वॉर हुआ, ये जो भी हुआ, जो लाइन ऑफ कंट्रोल का जो प्रॉब्लम है, उसके बाद का जो प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे भी देखो सरदार पटेल का विजन जहाँ देखो, वो नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर चाहता था, हरी सिंह ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया था, तो ऑब्वियसली लड़ाई तो हुई है 1947-48 जहाँ पे वॉर का LOC है। तो वहाँ ऐसा था कि यूनाइटेड नेशन में ये समस्या लेके नहीं जाना है, क्योंकि ये दोनों देश का मामला है, हमारे बीच का मामला था। तो सरदार पटेल क्लियर मानते थे कि UN में लेके नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उनके मर्जी के खिलाफ बोल सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ है, और UN में बात गई, और वो आज तक ही लटका हुआ मामला है। तो जम्मू एंड कश्मीर का वो जो प्रॉब्लम, मतलब उनका देखने की जो दृष्टि थी, जहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है वहाँ उन्होंने लिया, जहाँ पे सॉफ्टली काम कर सकते थे वहाँ पे लिया, जहाँ से बातचीत करनी है वहाँ से भी उन्होंने बातचीत की, हर तरीके से उन्होंने काम किया। और यही बात है, आज हम पूरा जो मैप है इंडिया का वो उनकी वजह से है, सरदार पटेल एज वेल एज VP मेनन साहब, राइट। और एक बात मैं बोल सकती हूँ आपको सरदार पटेल के बारे में कि उन्होंने कहा था कि एक टोकरी जो फल की भेजी थी, वो बहुत एक फेमस एग्जाम्पल है कि सभी फल एक टोकरी में जैसे भेजे थे सब प्रपोजल के लिए, वो एक एग्जाम्पल देके उन्होंने सबके अपने बाजू में लिया था। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो डिटेल में नहीं बोल सकते आज, लेकिन ये बिल्कुल पक्का है, हम इमेजिन नहीं कर सकते इतना कठिन काल रहा होगा वो,
सबको एक साथ में, तो बोलती हूँ सरदार पटेल को नींद भी नहीं आती होगी सोच सोच के कि कितना सबको साथ में लाना डिफिकल्ट है। तो एक बार वो सब काम हो गया, उसके बाद था देश कैसे चलाना है, क्योंकि जैसे घर चलता है अपने डिसिप्लिन से, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से देश चलता है, और वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम किया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिसके बारे में आप हमें बताइए। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान है, इंडिया जिस देश में हम रहते हैं, यस, वहाँ एक रूल ऑफ लॉ है। राइट, इसलिए हमारे संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है हमारे लिए, राइट, हर भारतीय के लिए। यस, ये वह संविधान है जिससे कानून बनता है, कोर्ट का काम होता है, संसद, राज्य विधानमंडल, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इसके तहत सब काम करते हैं। बराबर, ये है, और इससे हम सबको अधिकार मिलता है, हर सिटीजन को Yeah. अधिकार मिलता है, हर नागरिक को अधिकार मिलता है। इस अधिकार से हर नागरिक एक आधुनिक और एक स्वाधीनता, इंडिपेंडेंट लाइफ जीने का एक सपना देख सकता है। बिल्कुल सही बात है। हर भारतीय नागरिक के लिए ये एक महान किताब है, संविधान। जिन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है, शायद उनको डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना मतलब शायद अच्छे से समझे। हमें तो ये पका पकाया मिल गया था, यस, पर ये संविधान बहुत खतरों से गुजरा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हिस्ट्री में मैं दो तीन चीज़ कहूँगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हिस्ट्री में 2 तारीखें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है 24 अप्रैल 1973, क्योंकि इस दिन संविधान के बहुत सारे खतरे खत्म हो गए थे। बराबर, ये ऐसे हुआ था केशवानंद भारती केस, और वो अकेला नहीं था, पर उससे पहले जो भी बहुत सारे 20 केस थे, और इनकी बहुत सारी कहानियां हैं, ये पढ़ने लायक है। केशवानंद भारती केस ऐसा है कि जब नेशनलिज्म, इंडिया को नेशनलिस्ट वो स्टेट डिक्लेयर कर दिया था, और सबके वो ले लिए थे पैसे, और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था, तो मंदिरों के साथ भी ऐसा हुआ था, सब इंस्टीट्यूट के साथ, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत थी उस टाइम गवर्नमेंट को। तो तब जो चेन्नई के या जो अभी हम तमिलनाडु बोलते हैं, उसके जो शंकराचार्य थे, उनका नाम केशवानंद भारती है, उनने आगे बढ़ के केस लड़ा है, और तब हमारा जो बोलते हैं ना, तब हमारा संविधान जो है इसके लिए बोलते 24 अप्रैल 1973 को वो बदला नहीं है, पर वो कुछ जो बोलते हैं ना खतरे खत्म हुए हैं उसके, नहीं तो शायद हमारा संविधान बहुत अलग होता। ऐसी कहानियाँ हैं हमारे संविधान में, और ये कहानियाँ हमको पढ़ना या हमको इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे संविधान का विकास हमें समझ में आता है, कैसे प्रोग्रेस हुआ वो हमें समझ में आता है। ये जो भी हम कहानियों के बारे में बात करें, यहाँ पे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हैं, क्योंकि तब उनके पास ज़्यादा पावर था संविधान को अमेंड करने का या चेंज करने का। और इसमें एक बहुत बड़े उनको कोर्ट जीनियस माना जाता है, नानी पालखीवाला। उनने 1973 से 1993 तक, जो सेकेंड डेट के बारे में बात करें, 24 अप्रैल 1993, उनने काफ़ी सारे केसेस लड़े हैं, सब गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और सब उनने केस विन किए हैं। तो ये दूसरी तारीख थी 24 अप्रैल 1993। ये 24 अप्रैल 1993 का क्या ये महत्व है कि इसमें पंचायती राज जो है वो संविधान में पहले से था, पर उसकी अथॉरिटी जो पंचायती राज को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी उनको इतने सालों तक, तो वो मिली उनको। राजीव गांधी ने भी अपने टेनर में बहुत कोशिश की थी, पर वो असफल रहे थे। फिर नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनने ये कोशिश को आगे लेके गए, और उनकी मेहनत रंग लाई, और तब जो बोलते हैं पंचायती राज संविधान की एक सच्चाई बन सकी। अगर ऐसा माना जाता है कि अगर एक देश को समझना है तो उसके संविधान को ठीक से समझना चाहिए।
या तो हम एक देश को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो उसके संविधान को ठीक से हमको समझना चाहिए, पहचानना चाहिए उसके। तो ये जो हाउ दीज कॉन्स्टिट्यूट्स डेवलप थ्रू सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट, इतनी सारी मुश्किलों से वो आगे बढ़ के आज हमारे पास जो है वैसा है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, सोशल जस्टिस के प्रॉब्लम्स थे। तो आपको ये समझना हम सबको ज़रूरी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन सब से रिलेटेड है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो या कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस की प्रॉब्लम हो, इससे ये जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं जुड़ता है। इसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशन में हम सबको दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एक है उसका पार्ट 3 है जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स को सबसे ऊपर का दर्जा देता है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। और एक 4th पार्ट है उसका जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बताता है कि हर राज्य की जिम्मेदारी क्या है, उनको ये देश अपना स्टेट कैसे चलाना है, ये बताता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन साथ में डाला है डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम ने, और उसका ये एम था कि जब सब वर्ग के लोगों ने मिलके आज़ादी के लिए लड़ी है, तो उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। तो ये हक जो था ये कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया हुआ है। उन सबको, हम सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन समान है। हम कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह काम करता है कि हम सब लोग आर्थिक स्थिति पे बराबर रहें, हमको सबको बराबरी मिले और हमें अधिकार मिलने चाहिए। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। तो ये सब हमने बहुत कोशिश की है कि जितनी इन्फॉर्मेशन हम थोड़े से वक्त में आपको दे सकें, और आई होप कि आपको एक इंडिया कैसे बना और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और इसके जो हमने आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई हैं उनके बारे में आप पढ़िए, तो आपको भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। एंड आई होप यू विल फाइंड these sessions useful. Yes, ma'am. जैसे आपने बताया कि फंडामेंटल राइट्स से वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी होगी, जो हम शायद भूल जाते हैं कि द अदर साइड इज फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ऑब्वियसली इतना वास्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलना, और हम तो थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करें या हम पढ़ के थोड़ा बताना चाहते हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि हमारा जो देश आज खड़ा है 2 पिलर्स के ऊपर। एक तो है कॉन्स्टिट्यूशन, सब कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, विश्वास रखते हैं, और देखो कुछ भी हो जाए, आखिर में कुछ भी झगड़ा भी हो जाता है तो हम बोलते हैं चलो कोर्ट में मिलते हैं। तो ये हमारा विश्वास है कि हक है, विश्वास है कि हमको वहाँ न्याय जरूर मिलेगा। तो ये सारा इसका क्रेडिट जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर अंबेडकर, इनको जाता है। लेकिन साथ साथ जो देश आज हमको मिला है वो सरदार पटेल की, जिन्होंने एक बनाया, यूनिफाई किया सबको, इज द ग्रेट इंटीग्रेटर ऑफ इंडिया। वो दोनों महान व्यक्ति जिनके बिना हमारी इंडिया की प्रोग्रेस की शुरुआत नहीं हो सकती थी, और वो दोनों पिलर्स हमारे हैं, सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज किया था, पर हमें उन लोगों को भी, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है उनको भी हमको बहुत, हम सब लोग को थैंकफुल होना चाहिए कि उनने बहुत बार गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जैसे मैंने बताया था जो केसेस है गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके लड़े हैं, और उन्होंने कहा है जो तब बेसिक स्ट्रक्चर बना था कॉन्स्टिट्यूशन का, आप वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी की तरह, आप उसको हिला नहीं सकते हैं। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस, गवर्नमेंट हार गई है सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने बोला नहीं, आप जो भी बनाए एक्ट्स बनाइए, पर वो कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं बदल सकता है। तो ये हमारा आज का एपिसोड रहा जो हम डेडिकेट करते हैं सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर को। और अगले एपिसोड में हम वापस आपसे मिलेंगे एक नए कहानी के साथ, नई प्रेरणा के साथ, जो अमृत महोत्सव की ये जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका एक पार्ट है, बिकॉज इंडिया इज बिकॉज ऑफ देम। थैंक यू वेरी मच। हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए,
और कमेंट करना न भूलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।